नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज मेरठ दौरा। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। 12 बजे प्रभावी मतदाता के साथ करेंगी बैठक। क्रिस्टल होटल में होगी स्मृति ईरानी की बैठक। स्मृति ईरानी का रजबन में जनसंपर्क अभियान। कैंट की बैठक के बाद मेरठ दक्षिण में भी बैठक। 3 बजे से प्रभावी मतदाता बैठक कर करेंगी जनसंपर्क। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। स्मृति ईरानी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये बैठक एक और बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर सहारनपुर दौरा आज घर घर जनसंपर्क करेंगे अमित शाह। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे शाह। दोपहर 1 बजे अमित शाह देवबंद पहुंचेंगे। देवबंद शहर में डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे अमित शाह। एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से अमित शाह को दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अब डोर टू डोर दौरा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, और क्या क्या कार्यक्रम है आज अमित शाह के? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर के रवायत गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और लगातार अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मोड पर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह लोगों में भारी उत्साह है। पीछे गेट बनाया गया है, गुब्बारों से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऋषभ मेरे पीछे भगवा गेट बनाया गया है। पूरा बाजार भगत सिंह रोड इस तरह दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले 11 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से वृंदावन गार्डन एक जगह है जहां अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह सदर प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को खत्म करने के बाद 11:30 बजे 12 बजे के करीब भगत सिंह रोड जो जनपद मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली है, शिव चौक पर स्थित शिव मूर्त पर माथा टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न बाजार भगत सिंह रोड पर आएंगे और भगत सिंह रोड पर हर व्यापारी की दुकान पर जाकर वो लोगों से वोट मांगेंगे। और उसके बाद वहां से दाल मंडी और पान मंडी होते हुए वापसी सहारनपुर की ओर चले जाएंगे। ऋषभ जी, पवन, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं अमित शाह, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बंधी हुई हैं बीजेपी से? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं, लगातार जब से किसान आंदोलन 1 साल पहले गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर, टिहरी बॉर्डर पर शुरू हुआ था, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में आक्रोश बना हुआ था। किसान बिल्कुल पूरी तरह नाराज थे। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मन की बात में किसान जो के लिए जो धरना कर रहे थे, कृषि बिल वो वापस ले लिए थे और उसके बाद से किसान आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन ऋषभ, उसके बाद भी बीजेपी के खिलाफ लोगों में एक रोष बना हुआ है, किसानों में रोष बना हुआ है। उसी में लगातार पूरे हर प्रत्याशी के खिलाफ जब वो क्षेत्र में जाता है चुनाव प्रचार के लिए तो उसका विरोध भी हो रहा है। तो ये सब उसी चीज को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह धरातल पर उतरे, जमीनी धरातल पर उतरे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहली बार भारत के अंदर कोई गृह मंत्री जमीनी स्तर पर उतरकर प्रचार प्रसार अपने प्रत्याशी के लिए कर रहा है और वोट मांग रहा है, जिससे कि जो लोगों के अंदर रोष बना है और वो रोष खत्म हो जाए। ऋषभ, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त भगत सिंह रोड पर खड़ा हूं। जो सदर प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल यहाँ के प्रत्याशी है, राज्य मंत्री है यूपी सरकार में और मौजूदा विधायक भी है, उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अमित शाह चाहते हैं कि 6 विधानसभा मुजफ्फरनगर के अंदर है, 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। उसी को लेकर कल यहाँ अखिलेश यादव ने भी और जयंत चौधरी ने भी एक संयुक्त प्रेस वार्ता की थी ऋषभ, जिसमें उन्होंने अपने कंडीशनों को जिताने के लिए आह्वान किया था। लेकिन अगले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह का दौरा यहाँ फाइनल हुआ है। जो दौरा पहले 31 तारीख को यहाँ होना था गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर के अंदर, अचानक से उसका प्लान बदला गया और 29 तारीख आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रखा गया। अच्छा पवन, इसके लिए भी बाकी पार्टियों के लिए भी चुनौती ज्यादा खड़ी हो सकती है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अगर खुद चुनावी प्रचार के लिए उतर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो बाकी पार्टियों के लिए भी थोड़ी चुनौती बढ़ सकती है, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें। जी बिल्कुल, इससे बढ़ सकती है चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि पहली बार कोई गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री जमीनी स्तर पर उतरा है, घर घर जाकर
दुकानों पर जाकर, जनता के पास जाकर वोट मांग रहा है और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आह्वान और अपील कर रहा है। पहली बार अगर कोई धरातल पर उतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह उतरे हैं। उसी को देखते हुए जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग भी चुनाव प्रचार में उठे। लेकिन जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह लगातार पैदल धरातल पर उतरकर हर दुकान, हर घर पर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, अभी तक कोई भी विपक्षी दल का नेता, बड़ा नेता जमीन स्तर पर नहीं उतरा है और वोट नहीं मांग रहा है। केवल उनके जो प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये पक्ष में माहौल बन रहा है कि जो लोग रोष था, जिनके अंदर विद्रोह था किस तरह बीजेपी के लिए, वो कहीं दोबारा से फिर एक बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। मैं आपको सब एक बात और बता दूं, कल जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर थे गौरव स्वरूप, जो टिकट की दावेदारी समाजवादी पार्टी से कर रहे थे, लेकिन एन मूवमेंट पर समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके छोटे भाई सौरभ स्वरूप को दे दिया था। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में ज्वाइन की है और कहीं ना कहीं वैश्य वोट, जो सदर सीट यहाँ मौजूदा मुजफ्फरनगर के अंदर है, वो वैश्य समाज की मानी जाती है। जो वोट अभी वैश्य समाज का कट रहा था सौरभ स्वरूप के पर गठबंधन प्रत्याशी के लिए, वो वोट अब गौरव स्वरूप के आने से कहीं ना कहीं एक जगह हो गया है और सदर प्रत्याशी सत्यदेव अग्रवाल को जिताने में अहम भूमिका। ठीक है पवन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे संवाददाता पवन सीधा जुड़े हुए थे मुजफ्फरनगर से। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद की 36 सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को पूरा हो रहा है। इन क्षेत्रों के द्विवर्षीय चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 चरणों में होगा। मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 सदस्य और शेष 34 क्षेत्रों से एक सदस्य का चुनाव होना है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 29 क्षेत्रों के 30 सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण में 3 मार्च को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 4 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। वहीं 6 अन्य क्षेत्रों के लिए 7 मार्च को मतदान होगा, जिसकी अधिसूचना 10 फरवरी को जारी होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 11 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 17 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच पहले चरण के लिए 14 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 18 फरवरी होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख 16 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने की मांग वाला जनहित याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुरेश गुप्ता की खंडपीठ ने ऋषि कुमार त्रिवेदी को याचिका पर पारित किया। आपको बता दें कि इस याचिका में मांग की गई थी कि महामारी के वर्तमान हालात देखते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव फरवरी और मार्च महीने में न कराए और महामारी के हालात सामान्य होने तक टाल दे। न्यायालय ने याचिका की आलोचना करते हुए कहा कि याचिका दाखिल करने से पहले उसने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने की भी मशक्कत नहीं उठाई। वहीं न्यायालय ने कहा कि इससे पहले भी ऐसी ही एक जनहित याचिका को खारिज किया जा चुका है। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इटावा दौरा आज होने वाला है। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इटावा में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत ने दी है जानकारी। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत ने जानकारी दी है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा का दौरा, प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। तमाम मतदाताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। इटावा में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सरगर्मियां भी अब तेज होती जा रही हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के सचिव पायलट के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आएंगे, जिसके बाद जनपद का सियासी तापमान बढ़ना तय हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 महीने में 4थी बार गाजियाबाद आ रहे हैं। इसी क्रम में वो आज मुरादनगर के किसान इंटर कॉलेज में शाम को पहुंचेंगे, जहां वो भाजपाइयों और जनता से संवाद करेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे।
वहीं इससे पहले सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे जिला चिकित्सालय में कोविड से संबंधित निरीक्षण करेंगे। वहीं दोपहर 1:15 बजे बाड़ौत बागपत जाएंगे, जहां डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार गाजियाबाद जिले में संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष राशिद मलिक ने बताया कि विधानसभा चुनाव की 5 सीटों पर कार्यकर्ताओं को पार्टी हाईकमान से लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। नेताओं के गाजियाबाद आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया है। महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि NH 9 स्थित वेदांत फार्म हाउस पर पार्टी अध्यक्ष पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे तक उनको आने का समय है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, दो पार्टियों के प्रमुख आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करने वाले हैं, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए ऋषभ, पहले चरण का चुनाव है गाजियाबाद में। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीट जो है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का 2017 में दबदबा था और क्योंकि 5 विधायक उनके बीजेपी के ही थे। और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद से जब ऐसे टाइम पर जहां किसानों का संगठन जो है वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है बीजेपी का, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब गाजियाबाद की जो विधानसभा है उनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। को लेकर भी गाजियाबाद में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो इस 1 महीने के अंदर वो 4थी बार मुरादनगर आ रहे हैं। यहाँ से हालांकि वो मुरादनगर में प्रभावी जनसंवाद जो मतदाता का प्रोग्राम रखा जाता है उसे मिलेंगे, उन लोगों से बात करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से जीत का मंत्र देने के बाद वो यहाँ जाएंगे। क्योंकि आपको पोजीशन में आप बता दूं, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं ये किसानों का बहुल एरिया है, जाटों का बहुल एरिया है और कहीं ना कहीं इसे जाटों को अमित शाह बात करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है वो लगातार गाजियाबाद में बना हुआ है। और बात की जाए सपा मुखिया अखिलेश यादव की, तो उनका ये पहला दौरा है जयंत चौधरी के साथ, क्योंकि गाजियाबाद में 3 सीट जो है वो आरएलडी को दी गई है और 2 सपा को है। और कहीं ना कहीं इसके आसपास जितने भी जो समर्थक हैं उनके जितने भी उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हाथ देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो प्रचार करने के लिए जो जा रहे थे कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है राज्य अध्यक्ष का, जो आरएलडी के प्रमुख हैं जयंत चौधरी हैं चाहे अखिलेश यादव हो, तो कहीं ना कहीं दमखम भरने के लिए जितने कार्यकर्ता हैं जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इनका आना एक अहम माना जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए जी तो एक मौका भी है अखिलेश यादव का ऐसे टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आगे से यहाँ कभी भी सीट नहीं हासिल हो पाई है। क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में इससे पहले 2012 में 4 जो विधायक थे वो बसपा के थे। अखिलेश यादव को कभी भी यहाँ पर जीत नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। क्योंकि अब जब अच्छा हैदर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज बागपत और गाजियाबाद में दौरा है। जिस तरीके से अब सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, उनका भी दौरा होने वाला है, वो भी जनसंपर्क करने वाले, लोगों से मिलने वाले, संवाद करेंगे। देखिए योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो 1 महीने में उनका 4था दौरा है। इससे पहले राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं कुछ दिन पहले यहाँ पर, और जो मोदीनगर विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया है। क्योंकि जाटों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम चौधरी चरण सिंह जो है उनका बहुत सम्मान करते हैं। जयंत चौधरी को हमने कहा है कि उनका हमारा कोई जाटों से हमारा कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो धरातल पर यह हकीकत है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को किसान आंदोलन की वजह से तो काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मोदीनगर मुरादनगर, आज मुरादनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुरादनगर में भी किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि उसका कुछ एरिया ऐसा भी है विधानसभा का जो खासकर भी बीजेपी का वोट बैंक का है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जो है और कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जो विधानसभाओं में प्रत्याशियों को खामियाजा भुगतना पड़े। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में खासकर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। विधानसभा 57 का कर चुके हैं, विधानसभा 55 का कर चुके हैं, साहेबाद जो है। और उसके अलावा गाजियाबाद शहर जो है, गाजियाबाद शहर की अगर बात की जाए तो सीएम कोई भी कमी अब नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का मुरादाबाद दौरा आज होने वाला है। होटल ड्राइव इन 24 के केसर भवन में संवाद करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। डोर टू डोर करेंगे जनसंपर्क। गुवाहाटी चौराहे पर मतदाताओं से जनसंपर्क करने वाले हैं। 2 बजे मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं।
गुवाहाटी चौराहे पर मतदाताओं से आज जनसंपर्क करने वाले हैं उप मुख्यमंत्री। 2 बजे मुरादाबाद से संबल के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया होने के बाद अब राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे बागी प्रत्याशी परेशानी का सबब बन सकते हैं। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी के 16 बागी मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस के 12 बागी चुनावी मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि कांग्रेस के केवल 2 से 3 सीटों पर बागी हैं, जिनको मना लिया जाएगा और 30 जनवरी को सभी बागी नाम वापसी लेने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कहीं 1-2 जगह छोड़कर कहीं हमारे बागी नहीं है। सभी जगह पर हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है जब 30 तारीख आएगी तब तक कोई भी बागी मैदान में नहीं रहे। और इस पर देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब जिस तरीके से नामांकन के बाद अब बागियों दलों का फोकस अब हटने लगा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उन बागियों को मना लिया जाएगा और 30 जनवरी तक वो नाम वापसी करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। क्या इतना संभव है? क्या इतना आसान है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कल नामांकन प्रक्रिया यहां पर समाप्त हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया के बाद पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 750 कैंडिडेट निकलकर सामने आए हैं, जिसमें निर्दलीय भी हैं, तमाम संगठनों के हैं और साफ तौर पर जो बागी हैं उन्होंने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं। तो साफ है कि अब संगठनों के आगे बड़ी चिंता इस बात की होगी कि जो बड़ी सीटें हैं वहां पर बागी जो क्षेत्र में उतरे हैं उनको कैसे मनाया जाएगा। आज की अगर बात की जाए तो आज निर्वाचन आयोग की तरफ से स्क्रूटनी की जाएगी, तमाम कागजातों को यहां पर जांचा जाएगा। कल संडे की वजह से किसी तरह का कामकाज नहीं होगा और परसों 31 तारीख को नाम वापसी का दिन तय किया गया है और फाइनल सूची जो है वो प्रत्याशियों की वो भी जारी होगी। तो आज और कल संगठनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने बागी जो प्रत्याशी है उनको मनाने की। और इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो भाजपा के लिए है। भाजपा संगठन के 16 सीटों पर बागी प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं और ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर मजबूत दखल रखते हैं, सीधे तौर पर जनता के बीच जिनकी सीधी पैठ है। तो साफ है कि आने वाले समय में इन 16 सीटों पर कैसे मैनेजमेंट होगा इसको लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं भाजपा की। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 12 सीटों पर बागी उतरे हैं, तो साफ तौर पर कांग्रेस की चिंता थोड़ी कम जरूर है, लेकिन चिंता उनके लिए भी है। हालांकि कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव साफ कर रहे हैं कि 2 से 3 सीटें ही ऐसी है जहां पर बगावत हुई है और उनको भी मैनेज कर लिया जाएगा। तो साफ है कि 16 सीटें भाजपा की और 12 सीटें कांग्रेस की, ये बगावत के सहारे हैं। अगर इनको मैनेज कर लिया दोनों ही राजनीतिक दलों ने तो थोड़ा इनको मजबूती जरूर मिल जाएगी। लेकिन साफ है कि अगर बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर मजबूती के साथ उतरे हैं कि उनके साथ जनाधार है और जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं, जिसके चलते जनता का मोटा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी अजीत, अगर ये बागी प्रत्याशी नहीं मानते हैं तो पार्टियों के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल, अगर राजनीतिक संगठनों की बात की जाए, चाहे फिर उसमें सत्ताधारी दल भाजपा की बात हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात हो, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने बड़े नेताओं को बागियों को मनाने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है और मैनेजमेंट भी शुरू हो चुका है। लेकिन आज नाम स्क्रूटनी होने हैं, कागजातों की जांच होनी है, कल संडे होगा और परसों नाम वापसी का दिन है। तो इन 2 दिनों में कितना ये मैनेजमेंट सफल हो पाता है इसका इंतजार रहेगा। और परसों जब सोमवार को 31 तारीख को जब नाम वापसी का दिन होगा तो इन 16 और 12 बागियों में से जो मुख्य तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं, इनमें से कितने लोग नाम वापसी लेते हैं ये तय करेगा आगे आने वाले राजनीतिक दलों के भविष्य पर। क्योंकि साफ है कि जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बागी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो अधिकृत प्रत्याशी को डैमेज करने का काम करेंगे और सीधे तौर पर अन्य दलों के नेताओं को वो फायदा पहुंचाएंगे। तो साफ है कि डैमेज कंट्रोल को कैसे मैनेज होगा इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इन 2 दिनों में काफी कुछ राजनीतिक बागी प्रत्याशियों को मनाने के लिए अब तमाम पार्टियां रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे पार्टी के कई नेता स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। स्टार प्रचारकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक,
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में से केवल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया है। बाकी मंत्रियों को इस सूची में जगह नहीं मिली है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर दौरा। नहटौर नगीना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। डोर टू डोर चुनावी कैंपेन करेंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजनौर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम का दौरा, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।